भोजन केवल अधिकतर पेट भरने के लिए खा रहे हैं। पेट भरना चाहिए, न्यूट्रिशन मिले नहीं मिले। एक बड़ी गलत फहमी लोगों को है, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, मुझे तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, मैं तो फिर भी बीमार हूँ। एक्सक्यूजेस देंगे ना अभी मेरी बात सुनने के बाद या राजीव भाई की सीडी सुनने के बाद आपने अपने मन को एक्सक्यूज दिया होगा कि मेरे राजीव भाई को तो चलो घूमते फिरते रहते थे, वो बोल सकते हैं, हम तो जी ऑफिस में काम करते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं, हमारे लिए कहाँ है जी, छोड़ो जी, जैसे चले, जब तक बीमार नहीं हो जाते। तो जैसे बुखार के लिए शरीर में थकावट सी शुरू होती है ना, आपको भी महसूस होता है जब बुखार होने लगता है। सबसे पहला काम करते थे, ऑफिस से आते समय एक डॉक्टर था, उसके पास जाते थे, देखिए डॉक्टर साहब सुबह सुबह छुट्टी ना करनी पड़े ऑफिस की, ऐसी दवाई दे दो, बुखार चढ़ने वाला है मेरे। तो ऐसा काली स्किन होगी तो हमें भी लगता था, लेकिन जैसे ही दिनचर्या सुधरनी शुरू हुई, राजीव भाई को सुनना शुरू किया, तो कोहनी का रंग जैसा अभी आपको दिख रहा है ऐसा हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। कोई मैल साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी कि केवल करवा चौथ का व्रत करने से मेरी उम्र लंबी नहीं होने वाली है। बीमार व्यक्ति की पत्नी कहलाना चाहती हो, जिसको हॉस्पिटल में लेकर चक्कर काटने पड़ेंगे, वो पत्नी कहलाना चाहती हो, तो तुम्हारी मर्जी है। 13 साल हो गए लगभग, घर में प्रेशर कुकर धूल ही खा रहा है, हमने दान में भी नहीं दिया किसी को। अंडरवेयर फटा हुआ नहीं पहनेंगे, जीन्स फटी हुई पहन लेंगे, लेकिन अंडर बनियान भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कपड़े ऊपर से फटे हुए चलता है। बहुत आसान है बीमार होकर अपने बच्चों पे बोझ बनना। माता पिता का देवत्व तब तक है जब तक कोई एहसान नहीं दिखाते, ध्यान रखिएगा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये तब तक ही है। तुझे मैंने पाला, तूने मुझे क्या किया, मेरे लिए क्या किया। इंडिया बन गया है ना, मैगी पे बैन लगा, सबने खाना बंद कर दिया, लेकिन जब मैगी पे बैन हटा तो फिर खाना शुरू कर दिया। क्या बुद्धि है ये। 6 बजे तक सब खा पी के निश्चिंत हो गए, अब 6 बजे से सोने तक का समय वो मेरी पत्नी के पास अपना समय होता है। समूह की तरफ से इस 2 दिवसीय स्वदेशी चिकित्सा व्याख्यान एवं परामर्श कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन। हमारे क्षेत्र के मुखिया परम आदरणीय महाप्रबंधक महोदय का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से यह मनोहर कार्यक्रम आयोजित हो सका। मैं हमारे आज के अतिथि एवं वक्ता श्री वीरेंद्र भाई एवं श्री ज्ञानेंद्र जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने अमर बलिदानी राजीव दीक्षित भाई जी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाई जिससे आने वाली पीढ़ियां हमेशा प्रेरित होती रहेंगी। उन्हीं के अधूरे कार्य को पूर्ण करने में हमारे श्री वीरेंद्र भाई और श्री ज्ञानेंद्र जी लगे हुए हैं। आज हमारे बीच हरिद्वार से श्री वीरेंद्र भाई जी आए हुए हैं, जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को भारतीय मान्यताओं पर फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया है। तो जब उनको राजीव भाई को उन्होंने सुना तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसा बदलाव लाया कि उन्होंने वो एमएनसी की नौकरी छोड़ी और छोड़ छाड़ के राजीव भाई के विचारों से प्रेरणा लेते हुए इन विषयों पे काम करना शुरू किया। तो अभी मैं ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच पर श्री वीरेंद्र भाई जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह कृपया आए और ज्ञान की वर्षा प्रारंभ करें। श्री वीरेंद्र भाई। एक भारत माता की जय के साथ हम अपना बात हम प्रारंभ करते हैं। तो सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। बात तो पहली बार झारसुगुड़ आया हूँ, उड़ीसा में पहले और कई क्षेत्रों में गया हूँ, लेकिन झारसुगुड़ा पहली बार आया। तो मैं विकास भाई और प्रताप भाई विशेषकर, और जो उनके सभी साथीगण हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं हुआ है, एक वीरेंद्र जी का तो नाम याद होगा क्योंकि मेरे नाम राशि हैं, तो उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया। और विकास भाई से परिचय हमारा अभी ऋषिकेश में हमने कार्यक्रम किया था, तब हुआ था, तो बहुत ही सहज प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और प्रताप भाई और दोनों हिम्मती हैं बहुत। तो मैंने उनको कहा था कि कार्यक्रम आप कर रहे हो पहली बार, तो बहुत भय था इनके मन में कि लोग नहीं आए तो सफल हो गए। तो मैंने कहा वो भय ईश्वर पे छोड़ के करना था, क्योंकि मैं आपको आज बता देता हूँ। तो इस कार्यक्रम को मैं बहुत व्याख्यान या बहुत ऐसे बैठकर मैं भाषण दे दूं और आप लोग सुनकर घर चले जाएं, कुछ आप घर पर कर पाए जो आपके जीवन में बदलाव करे, ऐसी कुछ हम बातें करेंगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें भी नहीं करेंगे कि पता लगे कि आपको लगे कि हाँ किताबी बातें कुछ अच्छी अच्छी बोल दी हैं और उसको सुनकर अच्छा तो लगा लेकिन घर में करने योग्य नहीं है। क्योंकि मुझे खुशी हुई, मैं विकास भाई के घर पे कल भोजन प्रसाद में पाया तो देखा कि उनके परिवार में वो सब लगभग वो सभी वो चीजें करने की क्षमता रखते हैं और कर भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं जो उनके परिवार को स्वस्थ रखे।
तो ऐसा ही कुछ 2011 में जब राजीव भाई को सुना था तो हमारे साथ भी हुआ था कि हमने भी कहा कि चलो ठीक से कुछ करने का प्रयास करते हैं। जो जीवन अभी तक बिताया है मल्टीनेशनल के अनुसार, पिज्जा बर्गर जीन्स पैंट वाला सब जो जीवन था उस सबको छोड़कर बेहतर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। और मैं ये नहीं कहता जो जीन्स सब पहन रहे हैं वो खराब जीवन जी रहे हैं, लेकिन दो चीजें हैं जो आप कभी पढ़ा भी होगा आपने, एक एरिया ऑफ कंसर्न होता है, एरिया ऑफ कंट्रोल होता है। एरिया ऑफ कंसर्न मींस कि जिसमें आप केवल चिंता कर सकते हैं कि भाई भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान ये होना चाहिए, आप उसके बारे में सिर्फ कंसर्न बहस कर सकते हैं, आप वो कंट्रोल में नहीं है आपके। ठीक वैसे ही पॉल्यूशन, पॉवर्टी, देश की बहुत जो व्यवस्थाएं पुरानी चली आ रही हैं उनको बदलने की आपका सिर्फ कंसर्न आप अभी कर सकते हैं। हो सकता है बदलाव धीरे धीरे आप कर पाएं, लेकिन एकदम से नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ आप उसकी चिंता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपस में वार्ता कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो एरिया ऑफ कंट्रोल होता है, जो आपके नियंत्रण में होती है, जो आप कर सकते हैं। उनमें से क्या है? एक तो आपका खान पान। आप अपनी विचारधारा को, वैचारिक किस विचार से आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, किस विचारधारा के अनुसार अपने शरीर को जो है आप चलाना चाहते हैं, वो आपका एरिया ऑफ कंट्रोल है, वो आपके हाथ में है। अपने बच्चों को हम किस प्रकार से संस्कार दे सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो ये इन दोनों के हिसाब से आपको काम करना है। हम ये सोचें कि छोड़िए जी, क्योंकि मैं आपको एक और बड़ा, मैं इन दोनों की हिम्मत की दाद देता हूं कि इन्होंने इतना हिम्मत के साथ काम किया। आप दोनों आराम से बैठिए ना, हाँ, जैसे कि मुझे भी, आप किधर बैठिए, हाँ आप कुर्सी पे बैठ जाइए आराम से, क्योंकि बार बार आपको कई कामों के लिए उठना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत होकर अपना जो भी बीच में व्यवस्था को संभालते रहिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर कितने लोग आते हैं, कितने नहीं आते, उसकी चिंता किए बिना कार्यक्रम आयोजित हम पिछले 13 वर्षों से हमारे कई साथी करते आ रहे हैं। और हम कोई ऐसी प्रोफेशनली, हमारा कोई ऐसा सेटअप नहीं है कि ऐसा ही होगा तो ही हम आएंगे, ऐसा नहीं होगा तो ही हम आएंगे। हमारा तो प्रयास ये रहता है कि हम ठीक से उसको बस लोगों तक बात पहुंचाने का काम कर सके, सहज भाषा में। क्योंकि आयुर्वेद के शास्त्रों की भी गूढ़ भाषा में बात करने का कोई फायदा नहीं, टेक्निकल जार्गन्स के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, तो वो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे। तो जो एरिया ऑफ कंसर्न और कंट्रोल है, ये हमारे हाथ में है कि हम जो नियंत्रण क्षेत्र में वो हम काम करें। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी उस एरिया ऑफ कंट्रोल पे ध्यान दें कि क्या आप कर सकते हैं। ये नहीं कि छोड़िए जी, सभी सब्जियों में जहर तो आता ही है जी, हम तो क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, है ना। बहस बहस में हम करते हैं ना ऐसे, क्या करें जी, आयुर्वेद निभाकर सबको तो जहर मिल ही रहा है, तो हम अब क्या, कहां बचेंगे। तो ये जो विचारधारा है, इससे बचना है। मतलब हमारा कहने का, उस बात का यदि आप विश्लेषण करें तो वो व्यक्ति ये कहना चाहता है कि हमें सब्जी फलों सब में वो जो जहर मिल रहा है वो हम रोक नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है, किसान तो उगाएगा ही वैसे ही। लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक पीकर उस शरीर में और जहर ऊपर से डालते रहें, तो वो हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीने दीजिए हमको, जब सब में जहर आ रही है तो कोल्ड ड्रिंक में भी जहर है तो क्या प्रॉब्लम है। तो मतलब यह है कि हम अपने शरीर को उस जहर, सब्जी फल तो खाना ही है हमको, उस विष को निकालने की, उससे लड़ने की ताकत शरीर में हो, ऐसी तैयारी करने के बजाय हम और जो गलत चीजें, कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं पिएंगे तो ऐसा तो नहीं कि आप जिंदा नहीं रहेंगे, रह सकते हैं, लेकिन वो पी लेते हैं। किस लिए? जीभ के स्वाद के लिए, आदत पड़ी हुई है, सामाजिक प्रेशर होता है, कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं जी पी लो। तो कोल्ड ड्रिंक की जगह बहुत कुछ होता है। तो मैं ये मुख्य रूप से भूमिका के रूप में बात बता रहा हूं कि किस तरीके से आपने बात सुननी है। क्योंकि और एक और क्योंकि मैं एनआईटी और जो बड़े बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, सब जगह मेरे व्याख्यान हुए, बड़े बड़े योग यूनिवर्सिटीज में हुए, सब जगह मैं उनको एक ही बात बोलता था। यहां तक तो मुझे एक बार शायद किरोड़ीमल कॉलेज था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहां के तो प्रोफेसर ने जब बुलाया तो उन्होंने कहा कि वैसे एक निवेदन है आपसे मेरा, कि यदि आपके बात करने के बीच में स्टूडेंट्स उठकर चले जाएं, वॉकआउट कर जाएं, तो आप बुरा मत मानिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी वॉकआउट कर जाऊंगा। तो उन्होंने, आप समझे नहीं, यहाँ पर हुटिंग भी कर देते हैं, मैं कोई बात नहीं। तो जब वो बात करने शुरू की मैंने, तो शायद वो उसके बाद प्रोफेसर, जब पूरा कार्यक्रम 1 घंटे का था, उनकी क्लास में ही ऐसे जैसे बैठे होते हैं बच्चे, उनके बीच में हुआ, तो वो बोला वैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी बच्चा वॉकआउट भी नहीं किया, मतलब उल्टा बैठकर बेंच से नीचे भी जगह खाली जहां थी वहां भी बैठ के सुना लोगों ने। कारण क्या है? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा बोला, कारण ये था कि आप सब भी, वो मैं आपके सामने वो भूमिका के रूप में मैं बोल रहा हूं
कि अभी आप लोग जितने भी लोग यहां पर आए हैं, आप एज ए ग्रुप मत सुनिए उसको, आप किसी पोस्ट पर बैठे हुए पदाधिकारी की तरह मत सुनिए उसको, आप उसको एक समूह या इस कॉलोनी में रहने वाला या कोल इंडिया के एम्प्लॉय के रूप में मत सुनिए उसको। आप मेरी बात आपके व्यक्तिगत परिवार के हिसाब से मैं बात करने वाला हूं, तो वो समझ के सुनिए कि मैं इससे कैसे लाभान्वित हो सकता हूं, और फिर उससे लाभान्वित होने के बाद मैं बाकी सबको इस विषय में बात करूं, क्योंकि जब आपको लाभ मिलेगा तो आप कन्विंसिंगली वो बात दूसरों को बता पाएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी का प्रचार या कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहे हैं, ये इसीलिए कि आप बेहतर हुए तो दूसरे को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। सफल होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। यही मैंने विकास भाई उनको भी कहा था। यहां जितने भी लोग आए, कल रविवार का दिन है, आप सबको यदि लगे कि इन दोनों भाइयों ने इतने दिनों से मेहनत करके इतनी दूर से हमें बुलाकर, हम लोग भी अपने कई काम छोड़कर यहाँ पे यदि आए हैं, उसकी सार्थकता है कि अगर अच्छा लगा तो कल आप और लोगों को साथ लेकर आइए, क्योंकि ये इतना सा एक पुण्य का काम करना है। क्योंकि मैं इतना तो मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कहता मेरी बातों में इतना प्रभाव है, कि जो भी हमने अपने गुरुओं से, राजीव दीक्षित जी से और बहुत सारे लोगों से सीखा है पिछले 13 वर्ष में, वो इतना तो काम का है कि उसने आज लाखों लोगों की जान बचाई है। इतना तो 100% हमें पता है, क्योंकि वो फीडबैक हमें वो लोग स्वयं देते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं कि हमें ये पता ही नहीं था कि इस तरह से भी जीवन जिया जा सकता है। और तब और सार्थक होता है जब उनको ये पता लगता है कि आप भी हम में से ही एक थे। एक तो होता है कि मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पला बड़ा जहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं उतना ही अंग्रेजियत में ढला हुआ व्यक्ति था जितना आप सोच सकते हैं। एक मल्टीनेशनल में काम करने वाले व्यक्ति की जो विचारधारा हो सकती है, यहां तक कि भगवान तक को भी ना मानने की जो विचारधारा थी, वो भी मेरी थी। कि मैं मानता ही नास्तिक व्यक्ति, मांसाहार करने वाला, बाकी और कोई व्यसन नहीं था। पिज्जा बर्गर खाने वाला, 100 किलो का वजन लेकर घूमने वाला, अपने आप को कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय और बड़ा पोस्ट पे हूं इसलिए बड़ा अकड़ के अपने आप को ऐसा दिखाने वाला कि मैं सब नीचे है, मैं ऊपर हूं। तो आवरण एक ओढ़कर, लेकिन अंदर से अपने शरीर की हमको औकात पता होती है कि अंदर से सब तरह की बीमारियां पैदा होने लगी है, ये भी पता है। सांस फूलने लगी, ये भी पता है। पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, वो भी पता है नुकसान कर रहा है, लेकिन बस खाए जा रहे हैं। दिशा क्या होनी चाहिए पता नहीं। तो ऐसे ही आज जैसे मैं आप मुझसे आप जो है आप मेरे सामने बैठे हैं, ऐसे ही राजीव दीक्षित जी को 2011 में हमने सुना, तो समझ में आने लगा कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं, ये वो जीवन नहीं है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को तो बेहतर बनाने में लगे हुए, लेकिन खुद को बेहतर पहले नहीं बना पाते, क्योंकि पक्के घड़े बन गए। और मैं एक बात और साफ साफ बोल दूं कि गुरु, वैद्य और मंत्री, ये तीन लोग जो हैं, यदि आपको मीठी मीठी बातें बताते हैं, हमेशा मीठी मीठी बोली में बोलते हैं, तो आपके दुश्मन हैं। इसीलिए गुरु, मित्र और ये मंत्री और वैद्य, ये तीनों कड़वी भाषा में बात करेंगे तो ही आपका लाभ है। तो यदि मैं कुछ ऐसा कड़वी बात बोलता हूं तो उसे व्यक्तिगत ना लेकर उसके अर्थ को समझिएगा मैं क्यों कहना चाह रहा हूं। उसमें कई बातें, क्योंकि कई लोग बड़ा मान जाते हैं, तो मैं यहाँ पे मीठी मीठी बातें करने नहीं आया कि आप लोग ताली बजा दें, ज्यादा ताली बजाई जाए, ये वीडियो यूट्यूब पे चला जाए, कोई देख ले, उसका कोई चिंता नहीं है। वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कई बार ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं जो कई दिनों से कभी सोचा भी नहीं था कि निकलेंगी, क्योंकि इस समय जब यहाँ बैठते हैं तो ईश्वर रास्ता दिखाता है। तो आज जो आप लोग बात सुनने वाले हैं, उसमें मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव और जो हजारों लोगों के अनुभव है, उसको शामिल करके मैं बात करूंगा, जिसमें सबसे मूल में जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि आप अपने बच्चों को बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि बच्चों को बेहतर बनाने के चक्कर में आपको अच्छा बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे आने वाली पीढ़ियां अगर हम बेहतर नहीं बना पाए, तो क्षमा करेगा बोलने के लिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य ही व्यर्थ है। यदि हम केवल अपने उन्नति में काम किया और बच्चों को हम उस हिसाब से नहीं बना पाए, तो आपका विवाह करने का, आपका बच्चे करने का, उनको ये सब बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पैसा कमाने का, या दौलत धन इकट्ठा करने का, प्रतिष्ठा पाने का कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं, बेकार है सब। इसीलिए आपको जो मेरी बात सुननी है वो इसलिए सुननी है कि मैं कैसे अपने बच्चों को बेहतर बना पाऊं, और उन बच्चों को बेहतर बनाने का, उनके बच्चे उनसे बेहतर बने, उसके लिए उनको तैयार करना है। हो सकता है एक पीढ़ी में ये काम होगा भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का बिगाड़ हो गया है वो इतना भयंकर पिछले 100 वर्षों में हुआ, 100 वर्षों भी छोड़ दीजिए, 50 वर्ष में इतना भयंकर बिगाड़ हुआ है, जिसकी भरपाई करना शायद हमारे जीवन में तो कठिन है।
लेकिन अपने व्यक्तिगत परिवार के रूप में हम उसकी भरपाई करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसी कार्य के लिए हम लोग आए हैं और हम आशा करते हैं कि उसमें आपके कोई प्रश्न भी हो, जितने प्रश्न होंगे हमें अच्छा लगेगा। हम प्रश्न उत्तरी का भी सेशन अंत में रखेंगे। कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप जरूर उसको अपने पास लिख कर रखिए, विकास भाई को दे दीजिए। वो आपको अंत में जो है प्रश्न का हम लगभग 1 घंटा के करीब हम रखेंगे, क्योंकि प्रश्नों में कई ऐसी बातें निकल के आती हैं जिसको बताने में काफी समय लगता है। और दूसरा जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो माताओं बहनों को लेकर रहेगी। उनके विषय में मैं कल, जिससे कि थोड़ी और माताएं बहनें आए, तो उनके विषय में भी कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों के बाद किसी देश की, किसी समाज की महिलाओं पर ही निर्भर सब कुछ होता है कि वो समाज कैसा बनेगा। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि महिलाओं के मानस को खराब करने की जो पूरी चेष्टा चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि भारतीय समाज को बर्बाद करना है। और भारतीय समाज को यदि कोई बचा सकता है तो वो महिलाएं बचा सकती हैं, पुरुष नहीं बचा सकता। पुरुष उसमें सहयोगी बन सकता है, और यदि महिला चाहे तो किसी घर को बना और बिगाड़ सकती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो लेकिन आज जो मानस, चाहे वो टीवी, सीरियल, मोबाइल, किसी के भी जरिए हो, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, उससे प्रभाव, मैं ये नहीं कहता मत देखिए, ठीक है देख लीजिए, लेकिन प्रभावित हुए बिना। क्योंकि जो व्यक्ति, इस समझ जाइएगा कि आज की माताएं बहनें, जिन बच्चों को हमने संस्कार में, अभी भी जो संस्कार का महत्व मैंने बताया क्यों है, मैं मेन विषय पे 5 मिनट में मैं आता हूं। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि मैं यदि अपने हिसाब से सोचूं, अपने बच्चों के अनुसार सोचूं, तो यदि मैंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, उदाहरण के तौर पे मेरे पास एक गिलास है, वो गिलास को मैंने खाली छोड़ दिया, उसमें संस्कार का जल नहीं भरा, उसमें आदर्श नहीं भरे, उसमें सिद्धांत नहीं भरे, तो कल को ये जो टीवी, मोबाइल, फिल्म, इन सब की जो प्रभाव हैं, इन सब के जो संस्कार उस गिलास खाली में भरने वाले हैं। लेकिन यदि मैंने उसे भर दिया तो हमारे ये जो जितने भी दुष्प्रभाव हैं ये उस पर असर नहीं हो, तो पहले से ही भरा हुआ है, तो उसमें वो जगह नहीं है और कचरा आने की, तो वो संस्कार जो है वो नहीं आएंगे, तो आपके बच्चे बच जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, संस्कार हमारे पास ही नहीं होते, हम बच्चों को क्या देंगे? तो बच्चों के संस्कार, उसमें आस्था उनकी नहीं होती। किसके प्रति? भारतीयता के प्रति। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, भारतीयता के प्रति आस्था नहीं है तो कोई भी विचार उसको जल्दी प्रभावित कर जाएगा। लेकिन यदि उसको ये पक्का है कि, मेरे उदाहरण के तौर पर शराब, मुझे ये जीवन में हमेशा से पता था कि मैं अपने परिवारों में भी देख चुके थे, हम रिश्तेदारी में देख चुके थे कि शराब पीने वाले घर बर्बाद होते हैं। तो ये संस्कार हमारे माता पिता ने डाल दिया था कि आप शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाना। तो हमें चाहे कॉर्पोरेट में गए हो, वहां पर ये लालच मिला हो कि फ्री की पार्टी में फ्री की मिल रही है तो पी लो, कौन देख रहा है, तो हमारे मना करने के तरीके में ही हमारी हाँ होती थी या ना होती थी। जब पहली बार मुझे याद है कि जब कॉर्पोरेट में कोई बड़ी एक 5 स्टार होटल में पार्टी हुई दिल्ली में, तो वहां पर जो सब मेरे आयु के थे वो सब ने बोला कि अरे पी लो, किसी को नहीं पता लगता। तो उनको लगता कि ये पी लेगा कुछ जबरदस्ती करने से। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमको अपने बच्चों में संस्कार डालने का क्या प्रभाव होता है। तो कई लोग जो मेरे साथ में जिनका रिक्रूट हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा डांटेंगे, अरे मेरे घर रुक जाना, कोई बात नहीं, सुबह चले जाना। उसकी नाम है उसकी हाथी कि अगर मम्मी पापा नहीं डांटते तो मैं पी लेता। दूसरा है कि अरे मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, पापा मैं चला लूंगा तेरी गाड़ी, कोई बात नहीं। तो मतलब गाड़ी चला पाता तो मैं पी लेता। मेरे पास जब वो व्यक्ति ने जबरदस्ती की तो मैंने बोला दोबारा मत आना, जो अपना पीना है पी लो, नहीं तो तुम्हारी भी रुक जाएगी। तो समझ में आ गया कि नहीं पिएगा। तो ये संस्कार हमारे जीवन में डालेंगे कि मुझे पता है नहीं पीनी, चाहे कुछ फ्री की मिले, चाहे प्रमोशन के लिए बॉस को इंप्रेस करने के लिए पीनी पड़े, पीने ही नहीं, ऐसी प्रमोशन भी नहीं चाहिए। जब हम ये संस्कार डाल देते हैं तो बच्चा आपको उससे बच जाता है। तो तब ये जिम्मेदारी किसकी है? माओ की, घर की माताओं बहनों की। लेकिन आज उनके ही संस्कार छीने जा रहे हैं, उनको ही रियलाइज किया जा रहा है कि आपको जो है पुरुष के बराबर बनना है, ये बनना है। उस सब के विषय में विस्तार से करूंगा कि बराबर बनना, नहीं बनना, क्यों बनना है, जरूरत क्या है, वो सब मैं विषय में बात आप भी मुझसे जो भी इस विषय पे प्रश्न हो आप निसंकोच होकर पूछिए। और हिंदी में आप सभी को समझ में आती है? मैं थोड़ा पूछना भूल गया, सभी को हिंदी समझ में आती है? मेरी हिंदी सहज भाषा में समझ में आ रही, सहज रूप से आपको? कोई जल्दी या कोई ऐसी भाषा तो नहीं बोल रहा हूं? चलिए ठीक है। तो अब आपको अभी जो विकास भाई ने बात की कि जब हमारे शिविर वहां पर हुआ ऋषिकेश में और ये आए वहां पर, तो हमने दिनचर्या लोगों को बताया कि कैसे होनी चाहिए। इन्होंने उसको अपनाया, उसका लाभ भी लिया
उनके बच्चे भी काफी चपल गाय के बछड़े की तरह उछलते फिरते रहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है ये उसी का नतीजा है। तो अब जो हम बात शुरू करेंगे, उस बात को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बस जानना चाहता हूं एक छोटा सा बात कि राजीव दीक्षित जी को किस किन लोगों ने सुना है यहाँ पर, जिनकी फोटो पीछे लगी है ऊपर? सुदेश, सभी ने सुना है, चलिए बहुत अच्छा है। तो राजीव दीक्षित जी जो है मेरे जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह आलसी होंगे। आलसी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम जब कॉर्पोरेट में थे, या जैसे आज आप भी अपने काम वगैरह में लगे, ऑफिस वर्क है, आपका फील्ड वर्क है, हमें ये लगता था कि योग और प्राणायाम और एक्सरसाइज करना, जिम में जाना, ये हमारे बस की नहीं है, आलस के कारण हो गया, या आदत ही नहीं पड़ पाती। ऐसा है कईयों के साथ? तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, जब तक कि मरता क्या ना करता की सिचुएशन नहीं है, कोई बहुत भयंकर बीमारी हो जाए जिसमें योग के द्वारा ही हम ठीक हो पाएंगे या व्यायाम करना ही पड़ेगा, तब उठ के हम करने लगते हैं, अपने आप नहीं मन करता। तो मैं उन्हीं में से एक था। इसीलिए हमें जब राजीव दीक्षित जी ने विचारधारा में, जब उन्होंने दिनचर्या के विषय में बताया हमें, तो उसको हमने पालन करना शुरू किया। तो उस दिनचर्या के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप पहले एक मूल समझ जाएं कि हम यहाँ कहने क्या आए हैं। और मैं आशा करता हूं कि राजीव दीक्षित जी का नाम सुनने का आपने हाथ तो खड़ा किया, लेकिन उनके द्वारा जो आयुर्वेद के नियम बताए गए, उनका पालन कितने लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर भी एक बार हाथ खड़ा कर दीजिएगा। चलिए, तो अगर मैं पूछना चाहूं कि कोई एक नियम बताइए जो आप पालन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा, मुझे अंदाजा है, फिर मैं उसके अनुसार अपनी बात रखूंगा। तो आप बताना चाहेंगे कोई क्या नियम आप कर रहे हैं? जी, वहीं से बैठ के आराम से बताइए आप। जी हाँ, एल्युमिनियम बर्तन से मैंने खाता हूँ। एल्यूमिनियम के बर्तनों में आप नहीं खाते हैं, बहुत अच्छा। कोई और बताना चाहेगा? पानी घुट घुट के पी रहे हैं, पानी घुट बैठ के पी रहे हैं, जी जी, ठंडा पानी नहीं पीते हैं। बहुत अच्छा है। तो लाभ 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 मिलता है कुछ उससे? हाँ, जरूर मिलता है। बहुत अच्छा है। चलिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे दिनचर्या की। देखिए, हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि औषधियों को, आज जो पूरा एलोपैथी है, जो भी विधि है, हम सबका एक ही ध्येय रहता है। वो क्या है कि आपको दवाई खाकर ठीक होना है। इलाज करवाना है या नहीं वो पता नहीं, हम इलाज नहीं करवाने जाते, हम दवाई लेने जाते हैं। और दवाई खाकर हम लोग जो है सोचते हैं कि हमारा इलाज हो जाएगा, जो नहीं हो पाता है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है, ये औषधि को हमने भोजन बनाया हुआ है, मतलब प्रतिदिन हम भोजन की तरह औषधि को खाते हैं, कि डेली एक गोली खाते हैं जी। कई लोग और गंभीर रोग होंगे तो 5 गोली खाते हैं, 10 गोली खाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप भोजन को औषधि बनाओ। तो हम क्या कर रहे हैं कि भोजन केवल अधिकतर पेट भरने के लिए खा रहे हैं। पेट भरना चाहिए, न्यूट्रिशन मिले नहीं मिले, फिर कहते हैं कि हम घर का खाना खाते हैं। एक बड़ी गलतफहमी लोगों को है, मैं तो घर का खाना खाता हूं जी, और घर का खाना खाता हूं तो मुझे तो बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए, मैं तो फिर भी बीमार हूं। तो फिर बाहर का खाने में भी क्या नुकसान है? तो घर का खाना खा रहा हूं तो मैं तो जी घर का खाता हूं, मैं तो ये खाता हूं, खिचड़ी खाता हूं, या कुछ भी दाल रोटी खाता हूं मैं। अब दाल रोटी में ही या दाल चावल में ही, आपके यहाँ तो चावल ज्यादा खाया जाता है, दाल चावल में ही आप अगर खा रहे हैं, तो मैं कहता हूं उसमें भी आप अगर घर में जिस तरीके से बना रहे हैं, जैसे वो भाई साहब ने भी बोला कि एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं खाते, तो एल्यूमिनियम के बर्तन में यदि कुकर में आप दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो मैं कहता हूं जिंदगी भर खाते रहिए इतना हल्का खाना, आप फिर भी बीमार होंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। आपका दाल चावल से पेट तो भर रहा है, लेकिन आपका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। आप दाल खा किस लिए रहे हैं? प्रोटीन के लिए, और भी कई चीजें उसमें मिलेंगी, लेकिन वो स्टीम प्रेशर कुकर में इतना प्रेशर रहता है कि सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। कुछ 2-3% बचते हैं, आपको पेट भर गया, फिर क्या होता है? विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सब कमियों के लिए फिर क्या, ये जो पूरी बाजार व्यवस्था है वो क्या कहती है? गोली खा लो, कैल्शियम की, विटामिन की गोली खा लो, यही कहते हैं ना। तो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए खाओ, और न्यूट्रिशन की कमी हो, पोषकता की कमी हो, तो हमारी गोली खा लो।
तो इनका तो उससे खाने से तो भला हो ही नहीं रहा, हमारा भला हो रहा, हमारा धंधा बढ़िया चल रहा है और चल भी रहा है। आज झारसुगुड़ा हो चाहे और हो, नया सा नया हॉस्पिटल खुलता जाता है। देखा आपने, कई शहरों में लगातार एक लाइन होती है हॉस्पिटल्स की। तो किसी शहर में जब हॉस्पिटल खुलता है तो अखबार में आता है आज मंत्री जी ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, और बड़ा लाव लश्कर के साथ, वो ताली बाली गाजे बाजे के साथ उद्घाटन होता है उसका। मैं कहता हूं उसे मातम बनना चाहिए उस शहर में कि आज एक और हॉस्पिटल खुल गया हमारे यहाँ। क्यों? उसका अर्थ क्या है? बीमार बढ़ रहे हैं तभी तो हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। और हर हॉस्पिटल, कभी कोई हॉस्पिटल लॉस में है ये करके बंद नहीं होता, कोई और कारण हो तो बंद हो जाएगा। सब प्रॉफिट में चलते हैं। तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बनता जाता है। तो आपको लगता है ये सकारात्मक है कि कहीं बड़े हॉस्पिटल खुलना? पहले एक एम्स हुआ करता था, अब एम्स की ब्रांचेस हर जगह खुल रही हैं। इसका कारण क्या है? समाज हमारा बीमार बन रहा है। योग दिवस भी शुरू हो गया, लोगों ने योग भी करना शुरू कर दिया, खूब योग कर रहे हैं। मैं योग की यूनिवर्सिटीज में गया हूं, वहां के स्टूडेंट्स केवल एक ही विषय के लिए योग पढ़ रहे हैं कि डिग्री मिल जाए, और डिग्री मिलने के बाद पहली फुर्सत मिलते ही विदेश भाग जाएं, विदेशियों को सिखाएं। इसके लिए योग सीख रहे हैं वो। और जब मेरा व्याख्यान खत्म होता है तो लाइन लगा खड़े हो जाते हैं कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है। मैं तो, आप योग में पीएचडी करने वाले, एमए करने वाले, आप बीमार क्यों? कारण दिनचर्या, रहते वो हॉस्टल में है। बीएमएस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, वो सारे बीमारियां पड़ रहे हैं लेकिन खुद बीमार रहते। क्यों? दिनचर्या। हॉस्टल में उनकी सारी दिनचर्या वो होती है जो एमबीबीएस डॉक्टर के जो बन रहे हैं उनके हॉस्टल में होती है, उनकी कोई आयुर्वेदिक दिनचर्या नहीं होती। तो कारण है दिनचर्या। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूंगा अभी धीरे धीरे कि दिनचर्या में बदलाव करे बिना आप उम्मीद मत करिए कि योग, जिम, प्राणायाम या आपका व्यायाम, योग किया जाए तो अच्छा है दिनचर्या के साथ साथ, लेकिन केवल आप योग के करके उसके बाद मैं शाम को पिज्जा भी खा लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, सुबह प्राणायाम ज्यादा कर लूंगा 1 घंटा, ऐसा नहीं चलेगा। तो दिनचर्या सुधारे बिना आप आशा ही मत रखिएगा कि जो भोजन और पानी, जो आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है शरीर का? भोजन और पानी। यदि वो नहीं सुधरा तो एंड प्रोडक्ट सुधर जाएगा, हो ही नहीं सकता और वो होगा भी नहीं। तो आप सब भूलकर एक चीज पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए। मैं अपनी यदि बात बताऊं, 100 किलो का 97 केजी के लगभग वेट था मेरा जब 2011 में राजीव भाई को सुना मैंने। और वही रात को 11 बजे आकर भोजन करना, वो सब चीजें झेलता जो आप लोग एक्सक्यूजेस देंगे ना कि मेरी बात सुनने के बाद या राजीव भाई की सीडी सुनने के बाद आपने अपने मन को एक्सक्यूज दिया होगा कि मेरे राजीव भाई का तो चलो घूमते फिरते रहते थे, वो बोल सकते हैं, हम तो जी ऑफिस में काम करते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं, हमारे लिए कहाँ है जी, छोड़ो जी जैसे चले, जब तक बीमार नहीं हो जाते। तो ऐसा हमारे साथ भी था कि हम भी ऑफिस 11 बजे, मैं अपनी बात यदि बताऊं जिससे आपको पता लगे कि कोई ऐसा अलग से आसमान से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं बैठा हुआ यहाँ पर, आप ही के बीच का एक व्यक्ति अपने अनुभव और अपने अध्ययन के कारण यहाँ बैठा है कि 11 बजे रात को सुबह निकलते थे ऑफिस के लिए, 2 घंटे लगते थे पहुंचने में ऑफिस, दिल्ली की जो पूरी ट्रैफिक वगैरह होता है, और रात को 11 बजे के लगभग घर पहुंचते थे। 11 बजे आकर रात में दही के साथ खाना खाना होता था, दही खाते थे। इतने अज्ञानी थे हम, हमें ये भी नहीं पता कि रात में दही नहीं खाना है। एक तो रात में 11 बजे खा रहे हैं, ऊपर से दही के साथ खा रहे हैं, और फिर अगले दिन शिकायत करते थे कि मान लीजिए बुखार, जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो बुखार हो जाता है मौसम परिवर्तन के समय, तो जैसे बुखार के लिए शरीर में थकावट सी शुरू होती है ना, आपको भी महसूस होता है जब बुखार होने लगता है, तो सबसे पहला काम करते थे ऑफिस से आते समय एक डॉक्टर था, उसके पास जाते थे, उनको बोलते थे कि डॉक्टर साहब सुबह सुबह छुट्टी ना करनी पड़े ऑफिस की, ऐसी दवाई दे दो, बुखार चढ़ने वाला है मेरे। तो वो बिल्कुल 500 mg की 2 गोलियां रात में देने के लिए, जिससे रात में खूब पसीना आता था और सुबह बिल्कुल बुखार उखार सब होता नहीं, और ऑफिस चले जाते थे। हमने सोचते बहुत बड़ा मैदान मार लिया, तो मोर्चा मार लिया हमने तो बहुत बड़ा, देखो बुखार नहीं होने दिया, सुबह ऑफिस के लिए तैयार, प्रोडक्टिव लोग हैं हम तो बहुत। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, ये कोहनी काली पड़नी शुरू हो गई। आप अपनी कोहनी देखिए, जिसकी काली है समझ लीजिए और किडनी पे बहुत लोड है, देखिए कोहनी अपनी। मेरी कोहनी बिल्कुल काली हुआ करती थी। कई बार लोगों को लगता है कि कोहनी यदि काली है तो मैल जमा है, साफ करने लगते हैं, स्किन छिल जाती है लेकिन कोहनी साफ नहीं होती। तो ऐसा काली स्किन होगी तो हमें भी लगता था, लेकिन जैसे ही दिनचर्या सुधरनी शुरू हुई, राजीव भाई को सुनना शुरू किया,
तो कोहनी का रंग जैसा अभी आपको दिख रहा है ऐसा हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, कोई मैल साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो दिनचर्या थी उसका असर धीरे धीरे होने लगा। लगभग 28-29 वर्ष की आयु में ही एक फ्लोर चढ़ना पड़ जाए तो सांस फूलना शुरू हो गया कि भोजन नहीं पच रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत अगर चल लिए 2 किलोमीटर तो फिर पैर दबाने पड़ते थे, ऐसा हाल हो गया था। तो अपने आप में तो हमने वो बुखार निपटा लिया, लेकिन दोष मर रहे हैं कि अरे पिज्जा बर्गर पे नहीं। आप जब इस 2 दिन के कार्यक्रम के बाद आपको मैं 5 चीजें ऐसी लिखवाऊंगा जो आप कर रहे हो ये सोचकर कि हम तो बड़ा हेल्दी खा रहे हैं घर में ही, भले बाहर का भी खा रहे हो, वो सब भ्रम दूर हो जाएंगे आपके। तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको। तो दिनचर्या इतनी महत्व की है। तो क्या किया मैंने, तो मैं अपनी दिनचर्या जब बताना शुरू किया, जो शुरू में मैंने किया, उससे आपको अपने भी दिनचर्या सुधारने का आपको उदाहरण मिलेगा कि कैसे। वो एक्सक्यूजेस ही नहीं आएंगे, वो प्रश्न ही नहीं आएगा कि जी नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे। क्या किया कि जब 97 kg का वेट करके जब पहली बार राजीव भाई को सुनना शुरू किया, तो सबसे पहला काम जो ध्यान में आया वो ये कि सुबह और शाम 2 ही बार खाना है। ये नियम, बीच में कुछ नहीं खाना, मूंगफली का दाना भी नहीं खाना। अब ये कैसे होगा? अब जब सुबह मैं निकल रहा हूं, 9 बजे ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, 8 बजे ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, और 2 बार खाना कैसे होगा? तो विचार लगाया, अब राजीव भाई तो है नहीं, मुझे जाके पूछ लिया जाए, वो तो चले गए दुनिया से। अब किसी और को पूछे तो कोई अभी अभी गए ही हैं, कोई करता होगा तो इतना कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था कि आप पूछ लो। तो अब खुद ही तरीका निकालना था। लेकिन एक चीज समझ में आ गई थी, बचेंगे इसी से, क्योंकि मन में ये पक्का था अगले 10 साल में हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा। अगले 10 साल में कुछ ना कुछ, मतलब हमारी पत्नी को मैंने कह दिया था कि केवल करवा चौथ का व्रत करने से मेरी उम्र लंबी नहीं होने वाली है। आपको उसके अलावा भी, मैं ये नहीं, केवल करवा चौथ से नहीं होगा, उसके अलावा आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही काम हुआ। तो बिल्कुल अपने उदाहरण बताऊंगा, आप देखें सब घर में वही होता है। जैसे मान लीजिए विकास भाई हैं, अब विकास भाई ने मान लीजिए हमारे सुनकर हमें आए, राजीव भाई को सुना, ऋषिकेश का शिविर करके आए, अपनी पत्नी को आके बोला कि आज से जो है कुकर में खाना नहीं बनेगा। तो सबसे पहले घर में बेलन उठ जाते हैं, कैसे नहीं बनेगा, फिर खाना कैसे बनेगा? कुकर में खाना नहीं बनेगा तो बनेगा ही नहीं। तो अच्छा, जब हमारे देश में कुकर नहीं तो दादी नानियों ने खाना कैसे बनाया? फिर तो वो भी भूखे रहे होंगे। तो कुकर के आदत पड़ गई, तो हमने कहा जी कुकर में खाना नहीं खाएंगे। तो पत्नी का और माँ का दोनों का विरोध शुरू हो गया, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो मुझे आज भी याद है, अगस्त 2011 की बात है, जन्माष्टमी का दिन था। तो मैं कुम्हारों से जाकर सबसे पहले मिट्टी की हांडी ले आया घर में, कि अब कुकर हटाने के लिए बोल तो रहा हूं, लेकिन अगर उनका मन कन्विंस कर भी लूं तो बनाए किसमें, वो ऑप्शन तो होना चाहिए ना घर में। तो लाके रखा, तो इसमें कैसे बनेगा? तो हमने कहा कि हम भी भूख हड़ताल पे जाते, सत्याग्रह करते हैं। तो हमने कहा 2 दिन हम भी हम खाना ही नहीं खाएंगे जब तक इसमें नहीं बनेगा, एक बार बना के देखो। तो एक दिन लगभग 2 बार भूखा रहना पड़ा। तो उन्होंने भी, फिर दया आ जाती है, माँ को भी दया आ जाती है, फिर माँ को दया आती है तो पत्नी को भी आ ही जाती है, चलो बनाते कह रहे थे। अब जब बनाया, दाल बनाई, तो दाल मुझे स्वाद तो बाद में लगी, उनको पहले स्वाद लगी ज्यादा। अरे बनी तो अच्छी है, ये तो हम गांव में खाते थे वैसी बन गई। तो मैंने कहा चलो शाम को और बनाओ, कोई और सब्जी बना के देखो, कढ़ाई में बना के देखो। ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि चलो, फिर मैंने ये जो डायलॉग अभी मारा था, ये मैंने डायलॉग बोला था कि भाई लंबी उम्र चाहिए। अब एक बीमार व्यक्ति की पत्नी कहलाना चाहती हो, जिसको हॉस्पिटल लेके चक्कर काटने पड़ेंगे, वो पत्नी कहलाना चाहती हो, तो तुम्हारी मर्जी है। तो उन्होंने बात समझ ली, और आज 13 साल हो गए लगभग, घर में प्रेशर कुकर धूल ही खा रहा, हमने दान में भी नहीं दिया किसी को। गलती मतलब इमरजेंसी में भी नहीं बनता कि भाई सुबह मुझे जल्दी निकलना है, आलू उबालने हैं या कुछ करना है, कुछ भी नहीं, वो धूल ही खा रहा है। म्यूजियम की तरह रख दिया है कि ये हमारे कभी इस्तेमाल होता था, किसी काम वाली को भी नहीं दिया कि हम उसका भी नुकसान क्यों करें। कारण क्या है? ये हमें अपने घर में विरोध क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि हमारे फिल्मों के द्वारा देख देखकर, क्योंकि फिल्मों को देखकर समाज बन रहा है। आज समाज को देख के फिल्में तो बनना बंद हो गया है, फिल्मों को देख के समाज बन रहा है। जिसमें आप देखोगे, जब 1900 जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स होती थी, उसमें आप देखते थे कभी कि कोई व्यक्ति बीमार होता था, झोपड़ी में कहीं आता था, तो एक डॉक्टर अटैची लेकर आता था, स्टेथोस्कोप लेके, और झोपड़ी में ही देख रहा होता था उसको। देखा था पुरानी फिल्मों में? फिर कहता था मैंने 2-3 दवाइयां लिख दी हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। आज घर में डॉक्टर बुलाने की औकात है किसी की? जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। कोई भाग्यशाली होगा, लखपति करोड़पति होगा तो बात अलग है, लेकिन हमें डॉक्टर के पास लाइन लगा के जाना पड़ता है।
कभी भी किसी वैद्य को इलाज करते देखा है फिल्मों में कि वो नाड़ी पकड़ के इलाज कर रहा है कि जी मैंने ये तुलसी का पत्ता लिख दिया या ये काढ़ा लिख दिया? और नहीं, क्यों? क्योंकि उनको प्रमोट इसको करना था। तो उसको देखकर क्या मन में बना कि देखो डॉक्टर तो आता है घर पे, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, तो मानस में क्या बना, ये बढ़िया है, तो हम अपना आयुर्वेद को भूलते गए। ठीक वैसे ही जिस चीज को आपने समाज में लागू करना है, फटे हुए कपड़े भी यदि लागू करने हैं तो फिल्मों में ले आओ, वो समाज में आ ही जाएंगे। हो गया ना ऐसा? फटे हुए कपड़े पहनना मतलब, मैं मजाक में बात बोलता हूं, मैं कहा अंडरवेयर फटा हुआ नहीं पहनेंगे, जीन्स फटी हुई पहन लेंगे, लेकिन बनियान भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कपड़े ऊपर से फटे हुए चलता है। ये विवेक हमारे समाज का हो गया। तो मैं आपके अंदर वो विवेक उत्पन्न करने आया हूं ना। मैं चाहता हूं आप मेरी बात को रट लें, लिख लें, नोट कर लें, नहीं, विवेक उत्पन्न करना आवश्यक है। मैं स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता कि जो मैं कह रहा हूं वो कर लो, उसके अलावा कुछ बुद्धि में आया तो ठीक, नहीं आया तो अपना विवेक जिसने उत्पन्न कर लिया, तो जो मैं बातें बोल रहा हूं वो आपके भी दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे, जीवन में अप्लाई करना शुरू करिए। मेरे लिए प्राथमिकता क्या है? बहुत आसान है बीमार होकर अपने बच्चों पे बोझ बनना। ये बच्चे अपना जीवन नहीं जी पाते, हम कहते हैं इनको पाल पोस के बढ़ा के हमारी सेवा नहीं करे, तो सेवा करवाने लायक बनना क्यों है आपको कि बीमार बन जाऊं, अपनी जीव के स्वाद के जो बेचारे अपनी जिंदगी छोड़कर आपको हॉस्पिटल के चक्कर कटाते रहे, जब नहीं कटवाएं तो बोला यार तुमको हमने पाल पोस के क्यों बड़ा किया था। माता पिता का देवत्व तब तक है जब तक वो ये एहसान नहीं दिखाते, ध्यान रखिएगा। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, ये तब तक ही है जब तक आपको ये पता है कि मैं बच्चे को ये नहीं कहा कि तुझे मैंने पाला, तूने मुझे क्या किया, मेरे लिए क्या किया। क्योंकि देव, दानव और मानव, इन तीनों में क्या फर्क है कि देव वो है जो केवल देता है, लेता कुछ नहीं, नहीं लूंगा ये भी नहीं बोलता है, वो देव है। दानव को दानव कौन है? जो केवल लेता है, देता कुछ नहीं। मानव जो लेता भी है और देता भी है। तो आप जब देव होते हैं मतलब माता पिता का काम केवल देना है, एक्सपेक्ट करना नहीं बच्चों से। जिस दिन एक्सपेक्टेशन शुरू कर दिया आपने, आपका देवत्व खत्म हो गया, फिर आप मानव बन गए जो लेन देन में कर रहा है। समझ, ट्रांजैक्शन है एक तरह से कि मैंने तुझे दिया तो तू भी मुझे दे। तो ये शरीर ठीक करके हम उन बच्चों को जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर का मतलब केवल इतनी उनको अपनी जिंदगी जीने दें। बीमार होकर जबरदस्ती, हाँ ठीक है, प्रारब्ध है आपका, बीमार होना लिखा है, होंगे, वो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो एरिया ऑफ कंट्रोल था ना हमारा, हमारे नियंत्रण में था ना कि हम नहीं खाते गन। बात समझ रहे ना? इसको हिसाब से विवेक उत्पन्न करके आपको यहां से जाना है। ये नहीं कि जितना मैंने कह दिया उतना कर लिया, क्योंकि ये समाज इतना मूर्ख बन चुका है। ये जो इंडियंस हैं, भारतीय की मैं बात नहीं कर, भारतीय तो फिर भी ठीक ठाक हैं, अभी जो इंडिया बन गया है ना, उसमें ऐसा हो गया कि जब मैगी पे बैन लगा, देखा पता है ना, कुछ साल पहले मैगी पे बैन लगा, सबने खाना बंद कर दिया। लेकिन जब मैगी पे बैन हटा तो फिर खाना शुरू कर दिया। क्या बुद्धि है ये? मतलब जब तक बैन नहीं लगाओगे हम मैगी खाना बंद नहीं करेंगे अपनी तरफ से। यही तो है ये बात। तो ये तो कोई विवेकशील समाज का सूचक नहीं है। उदाहरण मैं बहुत सिंपल दे रहा हूं, लेकिन उसका विचार बहुत, विश्लेषण बहुत गहरा है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपको विवेक उत्पन्न करना है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी तो नहीं पीनी, तो ये दिनचर्या आपको करनी है। तो आपकी दिनचर्या सुबह शाम क्या होनी चाहिए? तो पहला जो नियम मेरे घर में मैंने किया कि भाई प्रेशर कुकर में भोजन नहीं बनेगा। आप कहेंगे क्या होता है प्रेशर कुकर से? तो प्रेशर कुकर, क्योंकि हमारे घर में कई आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि आपके घर में कुकर की आवाज नहीं आती सीटी की कभी। मैं कहा हमें तो पता चल जाता है कि आपके रात में 11 बजे सीटी बज रही, तो घर में खाना कितने बजे बन रहा है। तो बोला आप कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो रात में 11 बजे, 12 बजे मुझे कुकर की सीटी घर में आवाज सुनाई देती है। तो पहला 2 नियम इस उदाहरण में आ गए। पहला, प्रेशर कुकर में भोजन नहीं बनाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई डायबिटिक ना हो, उसको सांस की बीमारियां ना हो, तो ये एल्यूमिनियम का कुकर, मतलब ढककर खाना बनाने का नियम बंद कर दीजिए। खुले बर्तन में खाना बनाइए, मिट्टी के बर्तन में बनाइए यदि संभव है। नहीं संभव है, अगर मजबूरी है, बहुत मिल जाता है, क्योंकि विकास भाई के घर में तो बन रहा है। कल दाल खाई हमने तो मिट्टी की हांडी बनी थी, तो उनकी पत्नी को बहुत साधुवाद है कि वो बना रही हैं, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारी पत्नी की आदत, तो 10 घर में 5 मेहमान 6 मेहमान 10 लोग भी आ जाए तो ऐसे ही भोजन बनता है। कोई बहुत बड़ा साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा नियम है कि रात में भोजन नहीं करना। वो कैसे किया हमने सॉल्व कि भाई ऑफिस से आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, अब
अब 11 बजे से लेट तो कोई ऑफिस नहीं आएगा, 9 बजे आएगा, 10 बजे आएगा। तो नियम क्या बनाया कि जब भी सुबह सुबह भोजन करके गए पेट भर के, दोपहर को लंच लेके जाते हैं आप सभी, लंच जो है वो करना बंद कर दिया। उस लंच को शाम को डिनर की तरह 5 बजे करके ऑफिस से फिर घर पे आया करते थे। कर सकते ना, ये खुद ही तरीका निकाला। फिर किसी ने कहा अरे ठंडा खाना खा रहे हो घर का, तो मैंने फिर उसमें विश्लेषण किया बैठ के, क्योंकि जैसे राजीव भाई को सुना ना, पता नहीं क्या ज्ञान चक्षु खुले, ईश्वर ये करवाना चाहता था मुझसे कि उत्तर मिलने शुरू हुए कि क्यों ये कर रहा है। तो समझ में आइडेंटिफाई हुआ कि हम लोग जो सबसे ज्यादा गलत खाना खाते हैं, बाहर का जो खाते हैं, वो कब खाते हैं? आपने देखा होगा ऑफिस वालों को, शाम को 5 बजे के बाद भूख लगनी शुरू होती है, और फिर समोसा, कचौड़ी, या अगर कैंटीन हुई तो उसमें सैंडविच, कुछ भी XYZ, क्योंकि वो नेचुरली उस समय आपको भूख लगती है जब सूर्य ढलने वाला है। एक तो सूर्य उगते समय, तो सूर्य ढलने वाला है, उस समय नेचुरल भूख लगी, उस समय आपको घर का डिनर करना था। उस समय आप क्या करते हैं कि डिनर तो घर पे जाके करेंगे, 10 बजे 9 बजे जब भी आप घर जाएंगे, अभी इससे खा लेते हैं। ये रोज का या हफ्ते में 2-3 बार का ये जो नियम है आपका, ये जो, क्योंकि भूख लगी है तो शाम को करनी है, तो वो जो बाहर का आप खा लेते हो, ये आपके शरीर को धीरे धीरे दीमक की तरह खाना शुरू करता है और बीमारियों की भूमिका बनती है। इसका सबसे कि ताजा बाजार की रिफाइंड ऑयल की, गलत तेल में बनी, मैदा की बनी कचौड़ी, गरम कचौड़ी, ताजा कचौड़ी खाने की बजाय यदि मैं घर का अपनी पत्नी के हाथ का प्रेम से बना हुआ, माँ के हाथ का बना हुआ प्रेम से बना खाना, दोपहर का खाना शाम को भी खा लूंगा, तो उससे लाख गुना बढ़िया है। बात समझिए आपको? तो उस भोजन को मैं शाम को 5 बजे करके अपने घर पे जाऊंगा, तो उस समय सारा खाना भोजन जो है, मैं चला फिरा थोड़ा कुछ 1000-2000 कदम चलने फिरने हो ही जाएंगे, उतनी देर में वो भोजन पच जाएगा। अब सबसे बड़ा डर, फिर भूख लग गई तो, ये होता है ना, रात में फिर भूख लग गई तो कुछ दिन लगेगी। जैसे गंदा नाला होता है ना, गंदा नाला, उसके पास रहने वालों को बदबू नहीं आती, जो नया व्यक्ति जाएगा उसको आती। तो ये दिमाग कंडीशनिंग होती है कि जैसे आदत डाल लोगे डाल लेगा। ठीक वैसे ही आपने रोज आदत बनाई हुई है, इसलिए शरीर उस समय खाना मांग रहा है, उसको भूख लग रही है। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में शरीर अपने आप सेट हो जाता है कि अब भाई शाम को ही भोजन मिलेगा। हमारा तो हो गया वैसे, कभी मजबूरी में हुआ तो अलग बात है कि हमने 8 बजे खा लिया, लेकिन हमारा घर में यदि हम हैं, प्रवास में भी हम कोशिश करते हैं, तो हमारा 5 से 7, 6:30 के बीच में भोजन हो जाता है हमारा। और इसका सबसे बड़ा फायदा मेरी पत्नी ने मुझे धन्यवाद दिया बाद में। उसको 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि उसके जीवन में क्या चमत्कार हो गया जल्दी खाना खाने से। खाना हम खा रहे जल्दी, तो रात को खा के आगे, क्योंकि रात में बनाना नहीं पड़ रहा उनको, अब वो भी शाम को 6 बजे खाने लगी। तो इससे क्या हुआ, 6 बजे तक सब खा पी के निश्चिंत हो गए। अब 6 बजे से सोने तक का समय वो मेरी पत्नी के पास अपना समय होता है। फैक्ट है ना ये बात। हम अब बाकी घरों में क्या देखा है मैंने, वो बैठे कुछ भी कर रही हैं 6 बजे 7 बजे, उनकी चिंता ये लगी रहती है अभी तो खाना बनाना है, अभी तो खाना बनाना है। फिर वो सीरियल देखते हुए उसमें कलेश चल रहे हैं, उसमें रो रही है, कोई मर गया, उसको देखते हुए आधा ध्यान वहां है, वो सारा कलेश खाने में घुसा देते हैं। मतलब ये मजाक की भी बात है लेकिन सीरियस भी है। क्यों? आपने शायद सुना होगा माता बहनों की सर पे चुन्नी, सर को ढककर पूरी तलनी चाहिए। ऐसा सुना है कभी आपने, किसी ने? आपने सुना? हमारे वहां उत्तरी भारत में, हरियाणा में कभी भी ना महिलाएं सर पे चुन्नी ढककर, सर को ढककर ही पूरियां तलती है, क्योंकि वो कहते हैं अगर सर को नहीं ढकोगे तो तेल ज्यादा खर्च होता है, इसलिए सर को ढक के पूरी तलते हैं। और ये देखा है हमने, पड़ता है 10% 15% का फर्क पड़ता है। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया कि देखते कितना, जरा पूरा नाप तोल के सब किया। तो अब जब केवल एक चुन्नी सर को ढकने और ना ढकने से यदि इतना फर्क पड़ रहा है, तो नाटक जो उस समय नाटक भी आ रहे हैं, तो पति जो है सीरियल किलर बन जाता है फिर, कि हमारे सीरियल आके वो पति आ गया, खाना बनाना पड़ेगा, तो जो है पति को सीरियल किलर बन गया कि तब सीरियल नहीं देख पा रहे, लेकिन ध्यान सारा वही है, आज वो कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। तो वो जो उनकी टेंशन है, उस नाटक की टेंशन है, आपके भोजन में प्रवेश कर जाएगी और वो भोजन जहर बनेगा। तो मेरी पत्नी ने कहा कि निश्चिंत होके उसको टीवी देखना है, उसको एक्सरसाइज वॉक करने जाना है, बाजार जाना है, कुछ भी करना है,
6 से बजे 9 बजे तक वो सारा काम आराम से अपने कर लेते, उसको बहुत आराम हो गया। बाकी सब उस समय, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी महिलाएं अपने खाने में व्यस्त होती हैं, वो उसको कोई मिलता नहीं तो वो अकेले अपने सारा काम वॉक वगैरह कर लेती है। ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। आप करके देखिएगा, आप आनंद आएगा आपको। तो इसीलिए आपको, आप यदि लेट आ रहे हैं तो शाम को खाकर आइए, आप घर पे टाइम पे खा लीजिए। एक दूसरे को जो हमने विवाह के समय वचन दिया था, 7 वचन तो दिए होंगे ना, वो वचन झूठे नहीं पड़ेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को के स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है, तो वो ऐसे ही होगी। करवा चौथ केवल करवा चौथ करने से नहीं होगी। तो ये दूसरा नियम है कि भोजन रात में नहीं खाना। रात में खाने वाले के व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी ठीक रहेगा नहीं। तो ये नियम करते ही मुझे याद है कि जब मैं बैठता था तो यहां पीछे फैट लटकता था, पीछे कमर की तरफ। जिन लोगों का वजन ज्यादा होगा उनको पता होगा क्या, यहाँ पीछे जब आप पकड़ते हैं तो फैट की ऐसे पूरी, फैट की पूरी चर्बी ऐसे हाथ में आती है, जैसे पेट की आती है ना, ये ऐसे पीछे आती थी पूरी। 3 महीने में वो गायब हो गई। 3 महीने में ये कहते गई कहां, है ही नहीं। और हल्का, पहले क्या होता था जब वजन ज्यादा होता है, जब आप खाने बैठते हो तो पहले थोड़ी बेल्ट ढीली करनी पड़ती है, फिर थोड़ा सा 1-2 रोटी खाने बाद फिर थोड़ा सांस आती है। अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो और अच्छा लग रहा है। जैसे ही आनंद आने लगा तो समझ में आता है जीवन तो ये है, वो पहले वाला जीवन नहीं था। जैसे ही आनंद आपको आने लगेगा ना, करके देखेगा, आपको लगेगा ये जीवन अच्छा है, हल्का हल्का लग रहा है। जब आप सो रहे हैं, आपके खाने और सोने के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे आप शाम को भोजन करके आए, रात में आप सोए, आपको लगेगा कि इतनी अच्छी नींद आएगी आपको। बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम कुछ आप भूल जाइए, आगे चल के होगी। आपका वॉक 1000 कदम का मिनिमम वॉक करना है, वो भी काम के चक्कर में जब आप होगा कुछ हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये सोना तो बहुत अच्छा था। तो जैसे आप खाना खाते हैं रात में, धर पर पूरी मशीनरी चालू हो जाती है खाना पचाने के लिए सब कुछ, तो आप चैन से नहीं सो सकते। महसूस किया आपने? अब करिएगा, इसको विश्लेषण कीजिएगा। तो ये इतने दैनिक जीवन के इतने सरल उदाहरण है कि जो बड़े बड़े आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़कर भी आप नहीं सीख पाते, क्योंकि पढ़ने की आदत अब रही नहीं। यूट्यूब पे देख लिया तो सीख लिया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करके उसको बताना ये सूक्ष्मता से तभी कर सकता है जब व्यक्ति खुद करता है ये बात। तो ये 2 नियम आपको मैंने बताए, ये आपको रखने हैं। एक और जो बड़ा बढ़िया भाई साहब ने बताया कि पानी के नियम आपने जो बताए, पानी का नियम जिसमें सबसे ज्यादा, मैं ये नहीं कहता आपके लिए भी प्रभाव करेगा, जिन लोगों को गैस बनती है, जी हमें तो खाना खाने के बाद गैस बहुत बनती है, या जिन लोगों को बहुत पेट फूल जाता है, या थकान सी, या एसिडिटी बहुत होने लगती है एकदम से ना, फूड पाइप जल जाता है ना, जैसे किसी ने आग डाल दी हो, ऐसा होता है ना कई बार आपके। यह सुबह का खाना शाम को बैकफायर ऐसे होता है, ऊपर की तरफ आता है तो खट्टी डकार आती है, तो बहुत बुरा हाल होता है। या एसिडिटी लॉन्ग टर्म में होना, या एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होना। तो एसिडिटी के पेशेंट ऐसे देखे हैं मैंने जो कहते हैं कि जी ऐसा मन करता है कि आत्महत्या कर लें, ऐसा बुरा हाल होता है, इतना सीवियर हो चुका होता है उनको। एक नियम है जो इसमें रामबाण की तरह काम करता है, वो है पानी का। वो क्या मैंने शुरू किया, खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना है। पानी पी लिया तो उसके आधे घंटे बाद खाना खाना है, और यदि बीच में पानी पीने की जरूरत पड़ी तो लगभग एक चम्मच के करीब पानी, 2 चम्मच पी लिया, जिससे कि ये पित्त वालों के लिए मैं बोल रहा हूं मोस्टली, तो पित्त वालों के लिए ठीक है। बाकी आप 1.5 घंटे बाद, खाने के तुरंत बाद 1-2 घूंट पानी पी लिया, गला साफ कर लिया, कुल्ला कर लिया, जो भी करना है, थोड़ा बहुत पानी पी लिया, उसमें नुकसान नहीं। लेकिन आपके पेट में भोजन पचाने की ताकत नष्ट ना हो, एसिड जो पेट में है उसको आप पानी पी के डाइल्यूट कर दें और वो भोजन पचाने की ताकत ही खो दे, वो काम नहीं करना है। तो जिस दिन आपने 1.5 घंटे बाद पानी पीना शुरू कर दिया, उस दिन से आप देखेगा आपका शरीर में पाओगे कुछ बहुत, मतलब गैस नहीं बन रही, अच्छा लग रहा है, खाना अच्छे से पचने लग गया। खाना पचेगा तो रस में बदलेगा, रस में बदलेगा तो फिर आपका एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में आपका पहले क्या बनेगा, रक्त बनेगा, रस बनेगा, रस से क्या बनेगा, रक्त बनेगा, ब्लड, उसके बाद मांस बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, मेद बनेगा, उसके बाद अस्थियां बनेंगी, अस्थि मज्जा बनेगा, उसके बाद वीर्य बनेगा। ये प्रोसेस है, सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में बनेगा। लेकिन जब हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो पेट में जो एसिड है वो
जैसे आप किसी छाछ में पानी डालते रहो, 1 गिलास छाछ में 10 गिलास पानी डाल दो तो छाछ पानी जैसी बन गई ना। ठीक वैसे पेट में एसिड है, वो पचा रहा है भोजन खूब अच्छी तीव्रता के साथ, आपने गड़गड़ करके कोल्ड ड्रिंक पी ली या फिर आपने पानी पी लिया, ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पी लिया, वो गया, वो खाना आप पचेगा नहीं तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो रक्त में नहीं जाएगा, रक्त में पोषकता नहीं जाएगी, फिर हड्डियां, फिर मांस मज्जा, मतलब वीर्य तक में वो पूरा का पूरा पसर जाएगी प्रॉब्लम। और उसका मतलब जो आने वाली पीढ़ी का जो निर्माण है वो फिर वो बीमार ही बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद अंत में क्या, जैसा खाओगे वैसा मन बनेगा। तो इसकी अंतिम स्थिति क्या है, मन आपका, बीमार व्यक्ति का मन कभी भी एक स्वस्थ, जैसे जो समाज के लिए भला चाहेगा ऐसा नहीं हो सकता। वो दुनिया को, समाज को, भगवान को, अरे बीमार ही रहता हूँ, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, वो समाज की भलाई नहीं। अब विकास भाई और प्रताप भाई दोनों अगर खुद कमर दर्द या किसी से पीड़ित होंगे तो क्या भागदौड़ करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो समझ लीजिए पसर जाती है प्रॉब्लम। तो यदि आपके रक्त में प्रॉब्लम है, आपके हड्डियों में प्रॉब्लम है, आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, ये सब प्रॉब्लम यदि आपको है, समझ लीजिए आपके भोजन का रस अच्छा नहीं बन रहा, मतलब रॉ मटेरियल भोजन का लग ही नहीं रहा शरीर में। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती लोगों को। अब आप कहेंगे क्या करें, 1 घंटा 25 मिनट में भी पानी नहीं पीना, इसमें नहीं, चलो जी 1.5 घंटा बोला तो 1.25 घंटा, जैसे 8:30 बजे का टाइम लिखा तो 9:30 बजे आ रहे हैं सब लोग, ये नहीं चलेगा इस मामले में कि 1.5 घंटा 1 घंटा 25 मिनट क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट फर्क पड़ेगा। 1 घंटा 25 मिनट में भी नहीं पीना, आखिरी निवाला लिया, टाइमर लगाया 1.5 घंटे का, और उसके बाद जैसे वो अलार्म बजा, धीरे धीरे बॉडी क्लॉक ऐसी सेट हो जाएगी कि आपको प्यास की तीव्रता के साथ ही आपको समझ में आने लगेगा कि मैं 1.5 घंटा हो गया है, मुझे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन शुरू में आपको पड़ेगी, लेकिन फिर 2 घंटे कहते हैं तो मैं, अरे आप चिंता मत करो, 1.5 घंटा का, मैं 2 घंटे 4 घंटे भी नहीं पीऊंगा पानी, ये भी नहीं करना। 2 घंटे यदि आपने 2 घंटे के बाद पिया तो हार्ट पे लोड पड़ेगा, इसलिए 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 40 मिनट में पानी पी लीजिए। करके देखिए, मेरी बात पे, एक भी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, करके देखिए, करेंगे तो पता चलेगा। और ये बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, फेल नहीं होगा। हजारों लाखों लोगों ने किया और सब ने एक ही बात कही। राजीव भाई को सुनने के बाद ये बातें राजीव भाई ने बोली, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है ये समझ में नहीं आया। हर किसी की क्षमता नहीं थी, ईश्वर ने हमें रास्ता दिखाया। तो ये नियम करना है। अब इसमें सुबह सुबह एक नियम और करते हैं पानी का, वो है, कई लोग, कौन कौन है यहाँ पर जो 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीते हैं सुबह सुबह? अच्छा, तो एसिडिटी से कोई है, त्रस्त है अभी भी इनमें से? देखिए क्या है, सुबह सुबह, मैं सुबह से शुरू कर रहा हूं अभी दिनचर्या का,